नो फिकर के कार्यक्रम कोर्ट कचहरी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे पहले मेहमान हैं इस सीरीज़ के पंकज हर्ष श्रीवास्तव जी। आज हम इनसे बात करेंगे टैक्स के विषय में, साथ ही साथ हम इनसे जानेंगे कि टैक्स भरना कितना ज़रूरी है और टैक्स भरने के किन किन तरीक़ों से जनता जुड़ सकती है और कैसे जुड़ सकती है। आज हम इन्हीं से जानेंगे। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आप बताएं कि टैक्स भरना कितना ज़रूरी है, टैक्स भरने का क्या कारण है कि जनता को टैक्स भरना चाहिए। यदि जनता ये सोचती है कि टैक्स भरना कोई किसी के ऊपर एहसान करना है तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। आज जो हवा में सांस ले रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं या साफ़ सफाई दिख रही है या आप ये कहें कि जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो सिर्फ आपके टैक्स की बदौलत है। आप चाहे 100 रुपये टैक्स देते हो, चाहे 100 करोड़ देते हो, वो राज्य और सरकार को मिलता है जो पैसा, उससे जनहित के कार्य होते हैं। सरकार कोई व्यापार तो करती नहीं कि सरकार को उससे इस तरह का डायरेक्ट फ़ायदा हो जाए। कोई जो कंपनियां बनी हैं वो अलग मैटर है, लेकिन जो डिफेंस सर्विसेज हैं, आप अपनी सुरक्षा जो अपन ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे हवाई जहाज़ से लेके राइफ़ल और छोटे छोटे आर्म से लेके बड़े बड़े तोपें तक, वो सब हमारे टैक्स के पैसे से ख़रीदा जाता है। सरकार जब बजट बनाती है तो अपना एस्टिमेट बनाती है कि हमें टैक्स से कितना कलेक्शन आएगा, किस हेड से कितना कलेक्शन आएगा, उसको हम कैसे खर्च करेंगे। तो जो अपने भारत की सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा, और दूसरी बात है जो रूढ़िवादिता। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए सरकार को टैक्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे कि शिक्षा के लिए अरबों रुपए का बजट दिया जाता है कि शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचे, और रूढ़िवादिता के लिए सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन रूढ़िवादी बात ख़त्म करने के लिए सरकार एनजीओज़ को प्रमोट करती है। जो एनजीओज़ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने तरीके से, जैसे हमारा गायत्री परिवार है, उसको सरकार प्रमोट कुछ नहीं करती। लेकिन ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सरकार से भी हेल्प लेते हैं और जनहित के कार्य करते हैं। तो दूसरी तरह सरकार ऐसा भी टैक्स का पैसा लौटा देती है। और पहले तरीका जो है कि सीधा पैसा लिया और आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सड़कों के लिए, रोड के लिए, रेल के लिए, या जो सुविधाएं हैं, पानी की, स्वच्छ हवा, अच्छा वातावरण, ये सब सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं। और इनसे बड़ी प्राथमिकता होती है देश की सुरक्षा। और देश की सुरक्षा हम पहले 8-10 साल पहले सुनते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम सोल्जर्स को राइफल बुला के दे दें या हवाई जहाज ज़्यादा ही आ जाए। और पहले नेता लोग कहते थे कि क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पैसा ऐसा आ गया है कि इतना सब सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, और सब जगह, चाहे रेलवे स्टेशन देखें, चाहे हम ये देखें शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आप पुराना इतिहास उठा के देखें, उधर से लेकर अभी तक का जो सफ़र है, तो हमारे टैक्स के दम पे हो रहा पूरा। इसलिए टैक्स देना इतना ज़रूरी है कि हम 1 रुपया भी दें तो टैक्स देते। और प्रकारांतर से डायरेक्ट टैक्स जो अलग होता है, इनडायरेक्ट अलग होता है। आप साबुन खरीद रहे, आप अभी कैमरा लेके आए, आप जीएसटी भरते हैं, वो आपका टैक्स उससे सरकार के पास पहुँचता है। तो ये आदमी को गौरव की अनुभूति होना चाहिए कि हम टैक्स दे रहे हैं और देश के काम आ रहा है। सर, जैसे आपने बात की डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसमें क्या अंतर है? जो हमारे दर्शक हैं इस बारे में नहीं जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डायरेक्ट टैक्स की सीधी सामान्य परिभाषा अपन समझ लें कि जो होता है इनकम टैक्स। अब जीएसटी में सब चीज़ें आ गई हैं, इनकम टैक्स के लिए डायरेक्ट टैक्स ऐसा बचा है, और अपन ज़्यादा ना फैले उसमें, तो इनकम टैक्स सिर्फ हमें इनकम पे लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स समझ लें। और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के अंदर का सब आ गया। जैसे पहले सेल टैक्स लगता था, जिसको बाद में वैट कह दिया, वाणिज्य कर कह दिया, कमर्शियल टैक्स कहते थे, एक्साइज लगता था, और फैक्ट्रियों पे टैक्स लगता था। एक्साइज के अलावा सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, ये सब लगते थे। तो अब बहुत सी चीज़ों को उन्होंने एक तरफ करके जीएसटी में कर दिया है। तो अब 2 टैक्स बचे, इनकम टैक्स या फिर जीएसटी, ये सब मान के चले सामान। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं भरता है या फिर टैक्स से बचता है, तो फिर उसके लिए क्या सज़ा के प्रावधान है, वो अगर वो किस प्रकार पकड़ा जा सकता है? अभी तो सरकार काफ़ी लिबरल हो गई है इनकम टैक्स के मामले में, लेकिन इसमें भी बड़ा टारगेट रख दिया है सरकार ने इनकम टैक्स विभाग के सामने कि अब सीधे वो रेड कर रही है बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर पे, या बड़े बड़े जो उद्योगपति हो जिन्होंने कर चोरी की है, तो उनका एक टारगेट सेट कर दिया है सरकार ने। एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के साथ में कि कहीं पे रेड करेगी तो इतने करोड़ से कम नहीं टैक्स मिलना चाहिए। तो अभी इस समय फोकस इनकम टैक्स का है बड़े बड़े लोगों, चोरों को पकड़ने का। तो हम लोग अपने इनकम टैक्स के वकील हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से अच्छा समय समझते
कि अभी चूँकि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे लोग हैं, छोटे प्रोफेशनल्स हैं, उनको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम दिखाना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में आज अब आप देख लीजिए, हम लोग जो देख रहे हैं निरंतर 5-6 सालों में कि आप कैश फ्लो अब रख ही नहीं सकते अपने पास। कैश घर में कितना रखे रहोगे, कब तक रखे रहोगे? बैंक में रखोगे तो पैन कार्ड दे दोगे, 10 लाख से ऊपर जमा है तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। या कहीं आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या आपने वाहन खरीदा तो इनकम टैक्स उस पर कटने लगा और वहाँ से नोटिस आ जाता। तो अब आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम टैक्स बचा के चलेंगे, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम तो लोगों से एक ही बात कहते हैं कि क्या जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग हैं या बड़े फिल्म स्टार हैं या बड़े जो स्पोर्ट्स मैन हैं, ये जो करोड़ों रुपए टैक्स देते तो क्या मूर्ख हैं? भाई हम लोगों से ज़्यादा कमा रहे तो मूर्ख तो होंगे नहीं। तो हम लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बुद्धिमान है। वो अपना जो पैसा मेहनत का कमा रहे हैं उसमें थोड़ा टैक्स दे के अपना पैसा वाइट कर सकते हैं। शुद्ध कमाई है जो ईमानदारी की। लेकिन लोग अनजाने में उसको ब्लैक करते रहते हैं और जब कभी इन्वेस्टमेंट करना होता है या कोई प्रॉपर्टी खरीदना होता है तो ज़बरदस्ती इनकम टैक्स शिकंजे में फंस जाते हैं। यदि रेगुलर रिटर्न फाइल करते रहें, अपनी कैपिटल फॉर्मेशन करते रहें जो बनती है, और इनकम टैक्स में सबसे बड़ी सुविधा एक ये है कि परिवार का कोई भी यदि बालिग सदस्य 18 साल से ऊपर और कोई भी छोटा मोटा भी काम करके अपनी आय बताता है तो उसका रिटर्न भरा जा सकता है और उसकी पूंजी नंबर 1 में होती जाती है। सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जीएसटी क्या है। जीएसटी अपने आप में एक गुत्थी बनी हुई है। आज भी 2-3 वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद भी आज आम व्यक्ति इसके लिए इससे डरता है या कहें इस शब्द से आज भी नहीं समझ पा रहा कि जीएसटी आखिर है क्या। तो क्या है जीएसटी सर? जीएसटी का जो सामान्य अर्थ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बहुत सालों से कल्पना थी भारत सरकार की कि भारत में एक देश एक कर प्रणाली हो, और बहुत से प्रोजेक्ट इस पर बने, बहुत से उन्होंने अपनी प्लानिंग की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन अभी एक अच्छी जिम्मेदार सरकार आई, सबका सहयोग मिला विपक्ष का, तो 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी सारे देश में लागू हो गया। तो जीएसटी में क्या है, कोई भी काम होगा, खेती भर छोड़ दी जाए। यदि आप खेती में भी एक समस्या है, यदि खेती आपने किसी से ठेके पे ले ली, आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं, तो उसका कॉम्प्लिकेशन जीएसटी का भी आ जाता है। किराए की आमदनी हो रही है, उस पर जीएसटी का है। तो आदमी इस तरह से ये देखें कि सभी जगह जीएसटी की आदमी शिकंजे में है। ईमानदारी से यदि जीएसटी भरता जा रहा है तो अपने पास से कुछ नहीं भरना उसको। जो जीएसटी भर के लाया उसको रिबेट मिल जाता है, इनपुट मिल जाता है, और जो उसने मुनाफा कमाया उसमें नाम मात्र के लिए जो रेट है 5%, 12%, 18%, वो डिफरेंस मतलब प्रॉफिट पे उसको जीएसटी लगता है। ये बहुत बड़ा हुआ बन गया कि 28% सीमेंट पे है तो 28% भरना पड़ेगा। जो 28% कंपनी को दे के ले आया जीएसटी सीमेंट की बोरी, तो हमें बेचा, तो जो उसने मुनाफा कमाया व्यापारी ने, मुनाफा के हिस्से भर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। यदि उसने एक बोरी पे 2 रुपया लिया तो 2 रुपये का 28% जो होता है वो हमसे ले लेगा, बाकी 28 रुपया नहीं लग जाएगा हम जीएसटी। तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा, दूसरा क्या है, जो पहले लोग टैक्स चोरी इसलिए करते थे इनडायरेक्ट टैक्स की, कि बिना नंबर वाला जो ना इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है ना सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, और ऊपर से माल लाता बेचता रहता था, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो उसको लगता था कि यार अब हमें बहुत मुनाफा हो गई। तो जो उसका पड़ोसी ईमानदार था, व्यापारी या दुकानदार, वो कहता था ये चोरी का माल बेचता है तो इसका सस्ता बिकता है, तो हम भी चोरी करें, तो इससे चोरी को प्रोत्साहन मिलता था। अब क्या हो गया, जहाँ से उत्पादन शुरू होता और आखिरी तक, जब तक कस्टमर कंज्यूम नहीं कर लेता, तब तक सरकार के नेट में दिखता रहता है कि वो माल जो प्रोडक्ट हुआ था वो कहाँ है। तो सरकार की नज़र में पूरा है। तो जो लोग भ्रम पाल रहे हैं कि हम चोरी कर लेंगे, या जो कहते हैं कि हमें खरीद कर लिया, बिक्री दिखाएंगे नहीं, स्टॉक में रखे रहने देंगे और बेचते जाएंगे, और कल के दिन उनके यहाँ जीएसटी का रेट पड़ गया तो 3.5 गुना पेनल्टी तक देना पड़ेगी उन्हें टैक्स की। तो अब आपको हम लोग सबको यही सलाह दे रहे हैं कि अब सब काम फेयर करें। अब दूसरा कोई चोरी नहीं कर रहा तो आपको कोई चोरी की ज़रूरत नहीं है। सर आपने जैसे बताया कि एक देश एक कर प्रणाली, तो सर इस कर प्रणाली में शराब और पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं रखा गया? क्या कारण है कि इन्हें उससे अलग रखा गया है? बहुत अच्छा सामयिक प्रश्न किया आपने। आज सारे देश में सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल और डीजल की महंगाई की, वो गैस थी। लोग कह रहे हैं कि कम करो। अब अभी जो एनालिसिस हम लोग देखते हैं आता है इसमें नेट पे, और राज्य सरकार किस डीजल पेट्रोल पे कितना टैक्स लेती है और केंद्र सरकार को कितना जाता है। तभी मैंने पेपर में पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ दिन पहले कि मोदी जी ने कहा निर्मला सीतारमण जी से कि भाई इनको बुलाओ, राज्य के जो मुख्यमंत्री या उनके वित्त मंत्री, उनसे पूछो कि आपको इतराज़ तो नहीं है कि आप जीएसटी में हम पेट्रोल और डीजल को लाना चाहते हैं और शराब को, तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। तो कई प्रदेशों का तो कोई पता नहीं चला,
लेकिन मुंबई सरकार मतलब महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्शन दिया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई जीएसटी में शराब और डीजल पेट्रोल की महाराष्ट्र सरकार की है, तो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्शन कर दिया। और वहीं सबसे ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि भाई पेट्रोल डीजल महंगा है। तो राज्य सरकार ने ये अपनी बातें नहीं बताती कि उनको सबसे ज़्यादा कमाई इसी में है। और जो हमें जानकारी में है या जो हमने पढ़ा था कि जीएसटी इसीलिए इस पर नहीं लगाया गया था कि राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने आय का प्रबंध कर सके इसमें, इसलिए इनको जीएसटी से मुक्त रखा गया था। सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि इन्हें मुक्त रखा गया है जीएसटी से, ऐसी ऐसी कौन से कार्य हैं जिनको टैक्स से मुक्त रखा गया है? जैसे कि कोई भी ऐसी कार्य हैं जैसे टैक्स से, जैसे कृषि है, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं या ऐसे कार्य हैं जिन्हें टैक्स से मुक्त रखा गया है? सामान्य रूप से सब अपन नहीं कह सकते कृषि के अलावा, लेकिन उसने हर चीज़ की एक सीमा कर दी। 20 लाख 40 लाख की लिमिट कर दी उनने। 40 लाख से ऊपर यदि रिसीट होगी तो आपको जीएसटी लगेगा, 40 लाख के अंदर रहेगा तो नहीं लगेगा। ये एक हो गया। दूसरा किराए में कर दिया कि किराया सबको नहीं लगेगा, जिसकी रिसीट ज़्यादा हो रही उसी पैटर्न पे उसको जीएसटी लगेगा। तो जो एक लिमिट के अंदर है उनको जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जब भविष्य उनका टर्नओवर बढ़ जाएगा या उनकी रिसीट बढ़ जाएगी तो जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। सर जैसे कि एक चीज़ देखी गई है कि विधायक और सांसदों को जो मानदेय मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता, जबकि मिलिट्री ऑफिसर्स की जो पेमेंट रहती है उनको, पुलिस ऑफिसर्स की पेमेंट पर उनको टैक्स वगैरह भरना पड़ता है। लेकिन जो राजनेता हैं, वो जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके मानदेय पर उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, ऐसा क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये एक लोगों को भ्रम है, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे चलता रहता। इनको जो मानदेय मिलता है वो क्लियर कट सैलरी के उस अंतर्गत आता है। इसके साथ जो इनको परक्विजिट्स मिलते हैं, जो इनको भत्ता वगैरह मिलते हैं, उस पर छूट रहती है। जैसे हम कई विधायकों के, मंत्री के और सांसद के रिटर्न भरते हैं हम, तो हम देखते हैं उनको जो भत्ते मिलते हैं वो पूरे उनको खर्च करना पड़ते हैं। यदि उनको सत्कार भत्ता मिल रहा है या उनको अपना कंस्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है, जिसको कहते क्या बोलते हैं उसमें, तो उसको उनको खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनके क्षेत्र में जाते हैं सब पूरा, तो वो अपने पास से खर्च नहीं करेंगे। अब जो उनको मानदेय मिलता है 10,000 रुपये मिल रहा है विधायक को, अब उस समय मिलता था, अब 1 लाख रुपये हो गया है, उसमें उनको टैक्स भी लगता है। ऐसा नहीं कि जो भ्रम है लोगों को कि राजनेताओं को टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो अदर सुविधाएं हैं जिनको परक्विजिट्स बोलते हैं, उसके कारण उनकी आमदनी बहुत दिखती है। वास्तव में वो उनको इसलिए दिए जाते हैं कि वो उसको खर्च करते हैं, अपने सुख के लिए नहीं करते, वो अपने क्षेत्र पे अपने जनता की सेवा के लिए खर्च करते हैं, छूट रहती है उस भत्ते की। सर ये तो हुए टैक्स से जुड़े प्रश्न। कुछ आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सर जैसे आपकी इतनी बिजी लाइफ है, आप दमोह में एक चर्चित अधिवक्ता हैं, लेकिन उसके बाद भी आप समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, गायत्री परिवार से जुड़े रहते हैं, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं आप? ये भी एक बड़ा चमत्कार कहना चाहिए कि हमारे कई मित्र लोग, हमारे सीनियर जो हमारे प्रोफेशन में हैं, वो भी ये बात करते कि पंकज ये कैसे तुम मैनेज कर लेते हो। तो हमने कहा पहले चीज़ तो हमने ये निर्धारण किया कि कभी हम पान की दुकान पर नहीं खड़े होंगे, चाय की दुकान पर खड़े होकर चाय नहीं पियेंगे, और तीसरा दिन में सोएंगे नहीं। तो ये हमने जब हम कॉलेज लाइफ में जब इसे डिसाइड कर लिया था कि हमें समय का प्रबंधन करना है, तो एक वो हो जाता। दूसरा, हमारे पिताजी डायरी बताते थे कि डायरी में पेशी लिखी जाती, ऐसा शादी का लिखो, कहीं विवाह का लिखो, किसी की 13वीं का श्राद्ध, जहाँ अपने संपर्क वाले हों तो टाइम निकाल के पहुँच जाओ। तो सुबह जब हम उठते हैं तो अपना एक दिन भर का शेड्यूल बना लेते, ये करना, और 2 घंटे हमने रिजर्व रखना कि कोई खबर ऐसी आ जाए वहाँ जाना पड़े, तो ये हम कर लेते। तो उसमें हमें एक ये फ़ायदा हुआ। अब आपने एक शब्द कहा चर्चित, तो चर्चित शब्द थोड़ा और हल्का लगता है। मैं ये कहना मुझे लोग पहचानते हैं यहाँ पे दमोह में, और समाज सेवा के कारण, और चूँकि गायत्री परिवार से मैं 22 साल की उम्र से जुड़ा हूँ, तो लगातार सक्रिय रहा हूँ। और समाज सेवा के क्षेत्र में जैसे नशा मुक्ति का कार्य है, या जन जागरण का, किसी भी क्षेत्र में नारी जागरण का, अशिक्षा का, स्वच्छता अभियान का, तो इसमें हम लोग अपनी टीम के साथ काम करते हैं। तो चूँकि अब इतने साल में हो गए हैं और जो लोग पुराने जुड़े हुए जानते हैं, तो इसलिए अपन लोग पहचानने लगे। तो समय हम ऐसे ही निकालते हैं, दिन में कभी सोना नहीं, पान की दुकान, चाय की दुकान में कभी खड़े होकर चाय पान नहीं करना, तो वो हमारा बहुत समय बच जाता है उससे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपका परिवार फ्रीडम फाइटर्स के परिवार से जुड़ा कहा जाता है, इसके अलावा आपके परिवार में सर दमोह क्षेत्र के लिए एक कॉलेज भी दिया गया है आपके परिवार से, तो आप राजनीति की ओर आप अग्रसर नहीं हुए? कभी आपका मन नहीं हुआ कि आप राजनीति में जाएं? ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हमारे फादर फ्रीडम फाइटर थे, ज्ञानचंद जी श्रीवास्तव। 1942 में उन्होंने स्कूल में बम फोड़ा था, उसमें जेल गए थे, और बड़ी लंबी कहानी है। और हमारे ग्रैंडफादर वो भी जेल गए थे। हमारे ग्रैंडफादर देवकीनंदन जी श्रीवास्तव,
वो उस समय 5 साल दमोह के नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे, तो वो भी कांग्रेसी विचारधारा के थे, हमारे फादर थे, और हम लोगों को भी वही संस्कार मिले। और फादर जब पढ़ के आ गए, काम करके आए, तो दमोह ज़िले में पहले पोस्ट ग्रेजुएट थे, और उन्होंने अपने फादर से कहा कि पापा हमको दमोह में कॉलेज खोलना। उन्होंने क्यों? कि पहली चीज़ तो ये कि हम कानपुर पढ़ने गए, बाहर पढ़ने गए, तो हमने देखा आपने कितना कष्ट भोगा, और दमोह के बहुत से हमारे दोस्त लोग पढ़ ही नहीं पाए कॉलेज के में। तो हमारे ग्रैंडफादर बोले कि तुम्हारे जेल जाने से घर का जितना सोना चांदी था सब बिक गया, अब घर में कुछ है नहीं, ना इतना पैसा है कि अपन कॉलेज शुरू करें। तो पापा जी को फिर वो अपने उनके मित्र थे रघुवर प्रसाद मोदी, रोज़ बैठते थे उनके साथ, तो उनने रघुवर मोदी जी से कहा कि मोदी जी, लड़का कॉलेज खोलने के चक्कर में पड़ा है, कहता है नौकरी नहीं करना। तो फिर उनकी चर्चा हुई, उन्होंने कहा भाई दमोह के 10-5 लोगों को इकट्ठा करो, एक समिति बनाए, उससे कॉलेज शुरू करें। और सब समिति बनाई गई, उस समय 20-25 लोग दमोह के प्रतिष्ठित नागरिक समिति में थे, और सब ने कहा कि कॉलेज तुम्हें कुछ चलाना, तुम ही करना, तुम जानो, पैसा मांगना नहीं, और हम लोग जो होगा तुम लोग बताते जाना। तो ऐसा कॉलेज घर से हमारे शुरू हुआ, फिर अलग अलग जगह लगा, प्राइवेट जगह लगा, और फादर को जुनून था सवार कि हमें कॉलेज बनाना, और हमने जो कष्ट भोगा वो दूसरे लोगों ना मिले। तो फिर सन 64 तक निरंतर विकास होता रहा। सन 60 में दमोह के लोगों ने चंदा हुआ, शक्कर पर लेवी जैसी वसूल होती थी, ऐसे दमोह के कॉलेज के लिए पैसा लोगों ने दिया, और कॉलेज की बिल्डिंग बनी जन सहयोग से। और 64 में जब कॉलेज सरकार ने ले लिया, तो पापा से कहा कि आप चूँकि फर्स्ट क्लास काम नहीं हो, तो कॉलेज में लेक्चर नहीं बन सकते, अब आप स्कूल में लेक्चरर बन जाओ। तो फादर ने कहा कि मैं लोगों से कहता था कि भाई कॉमर्स वाले को नौकरी की ज़रूरत नहीं है कहीं करने की, तो मैं आप अपना कॉलेज संभालें, मुझे मास्टर नहीं बनना, और मैं अपना वकालत जो करना वो करूँगा। तो फादर ने 64 में कॉलेज छोड़ के फिर वकालत शुरू की, और 90 तक वकालत करते रहे। हम लोग इस लाइन में लाए। और एक चीज़ वो कहते थे कि बेटा राजनीति में जो आदमी जाता है, या तो पूरा शुद्ध रहे कि हमें आना पैसा हिसाब रखना और सब करना, और वो आज के समय में संभव नहीं है। तो राजनीति की तरफ तुम लोग देखना नहीं, अपना लक्ष्य बना के चलो कि कुछ समाज सेवा जो भी कर सको करो, और राजनीति की तरफ मत जाना। ये उनका था, तो हम लोग उस बात को आज तक मान रहे हैं, और राजनीति हम लोगों को कोई दखल नहीं रहता है। सर, आपसे अंतिम प्रश्न कि दमोह क्षेत्र है, जो दमोह विधानसभा है या कहें दमोह शहर है, इसके विकास के लिए आप क्या सोचते हैं कि इसे कैसे सुंदर बनाया जा सके, इसका कैसे विकास किया जा सके, रोजगार से लेके शिक्षा से लेके कैसे इसका विकास किया जा सके? इसका बहुत समय तक कागज प्लानिंग होती रहती है, फिर सत्ता बदल जाती है, प्रशासनिक अधिकारी बदल जाते, तो सबकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जैसे पंचम नगर योजना थी, बहुत पहले सपना था, उसकी शुरुआत हमारे फूफा जी विनोद कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता हैं, उनने वो प्रोजेक्ट बनाया था। उसके पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो जर्नलिस्ट हैं, भूगर्भ शास्त्री भी हैं, तो डायमंड सीमेंट जो बनी उन्हीं के प्रोजेक्ट पे बनी, उनने लिखा था सब पूरा उस समय का। तो ये ऐसे उनके बात को महत्व दिया, और आज दमोह में देखना चाहिए डायमंड सीमेंट और पंचम नगर योजना, ये हमारे फूफा जी की देन है, लेकिन उनका कहीं चर्चा भी नहीं। जो पुराने लोग हैं जो जानते हैं वो कहते हैं विनोद श्रीवास्तव की देन है ये, लेकिन उन्होंने कोई चाहत नहीं रखी। उनके फादर भी फ्रीडम फाइटर थे विनोद श्रीवास्तव जी के यहाँ भी, तो ऐसा हम लोग का परिवार। तो उनने जो प्लानिंग जैसे कि अब जैसे मलैया जितने साल तक रहे राजनीति में, उनने बहुत कोशिश की, यथासंभव हुआ भी जितना हो सका, लेकिन उसको अपन विकास पूरा नहीं कह सकते। यदि विकास देखना है तो छिंदवाड़ा का देखा जा सकता है विकास, कि वहाँ के राजनेता की जो एक इच्छा शक्ति थी उन्हें कैसा कर दिया। तो ये एक इच्छा शक्ति की कमी भी है, दूसरा जन सहयोग की भी कमी है। यदि कोई प्रोजेक्ट लाया जाता तो लोग व्यक्तिगत स्वार्थ देखते कि हमें इसका ठेका मिल जाए, हमारी ज़मीन मिल जाए, हमारी ज़मीन महंगी हो जाए। तो आज राजनीति भी पूरा व्यापार हो गई। तो ये लगता है कि विकास कैसे होगा जब तक कोई निष्प्रह व्यक्ति जो अपना मन एक बार रखे कि हमें अपने विकास में अपना स्वार्थ नहीं देखना, पूरा विकास हो तब होता है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं 2-3 साल के लिए, वो भी अपने जैसे राजनीति होती है वैसे चलने लगते हैं। अब दमोह की सबसे बड़ी जो समस्या है, आज दमोह में पार्किंग के लिए कहीं कोई जगह नहीं। मैंने कई बार अपने कई मंचों से और मलैया जी से भी कहा कि ये घंटाघर के पास जो मांगन स्कूल से 5-6 स्कूल लगते हैं, उसकी स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। वो बहुत बड़ी जगह शहर के अंदर है, उसकी पूरा डिमोलिश करके उसको ऊपर की शिफ्ट में, मतलब ऐसा मान के चलें कि पहली मंजिल पे स्कूल खोल दिया जाए और नीचे पार्किंग कर दी जाए। पार्किंग पेड पार्किंग रहे, किसी को ऐसा ईमानदार तरीके से ठेका दिया जाए कि पार्किंग पेड रहे, आमदनी निकलती रहे। दूसरी समस्या ये है कि शहर में कहीं भी पब्लिक यूरिनल्स नहीं है। जहाँ हम बैठे हैं अभी बुंदाऊ कॉम्प्लेक्स में, यहाँ हज़ारों दुकानें हो गई, यहाँ पे 10,000 आदमी रोज एक एट ए टाइम रहता है पूरे मार्केट में। यूरिनल उन्हें अभी बुंदाऊ कॉम्प्लेक्स वालों ने ऊपर बनाया है यूरिनल, वहाँ कोई जाता नहीं करने के लिए। और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कुछ प्रयास हुए हैं
कि शहर को सुंदर बनाने के लिए यूनिट्स बनाए गए हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं है। इसमें भी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी समझ में आती है और कुछ नहीं। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले प्रशासनिक अधिकारी हो जाएं और राजनेता उनको फ्री हैंड दे दें तो दमोह साल भर के अंदर सही हो जाएगा पूरा। सर, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे अधिवक्ता पंकज हर्ष श्रीवास्तव जी, जिन्होंने टैक्स के विषय में हमारे साथ काफ़ी रोचक और दिलचस्प बातें की और वो चीज़ें बताएं जो एक आम व्यक्ति के जीवन में टैक्स से जुड़ी होती हैं और हर आम व्यक्ति के लिए उपयोगी भी हैं।